आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, कहीं इकोनॉमी के लिए, कहीं एफिशिएंसी के लिए, कहीं पावर के लिए, तो कहीं कंपटीशन के लिए। लेकिन भारत की एआई स्टोरी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां सवाल ये नहीं कि मशीन क्या कर सकती है, बल्कि सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसान, भाषा, कल्चर के करीब आ सकती है। और ख़ासतौर से जब हम भारत जैसे डाइवर्सिटी रिच नेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली एआई कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज और कहीं ना कहीं इंक्लूजन की बात करती दिखाई देती है। और इसी ब्रॉडर विजन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, जब हम एआई की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम भारत में एआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एआई कल्चर के लिए कैसे इनेबलर के रूप में काम कर सकता है, हम इस तौर पर देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि दुनिया उसको एआई को मान रही है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़े, किस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी पावर बढ़ रही है के जरिए से। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो वो उसको देख रही है कि कल्चर, लैंग्वेज, इंक्लूजन हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप मानते हैं कि दुनिया के लिए भी एक नया लेंस है? आपके नज़रिए में विजन किस तरह से आगे बढ़ेगा? नहीं, आपने सही कहा। जो भारत में कल्चर है उसका एक सबसे सिग्निफिकेंट जो पहलू है वो ये है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है। भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। भारत की प्राचीन क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, तमिल है, मलयालम है। फिर भारत का इंटरेक्शन पूरे विश्व से है। जो भारत की सॉफ्ट पावर है उसमें जब तक हमारा कल्चरल इंटरेक्शन पूरे विश्व में विश्व की अन्य भाषाओं के साथ नहीं होता, तब तक जो सही संदेश भारत से जाना चाहिए वो नहीं जा सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भारत की अपनी कल्चरल असेट्स को संजोने में, उन असेट्स का जो मैसेज है वो भारत के नागरिकों तक हर भाषा में पहुंचाने में, और साथ में इसी मैसेज को पूरे विश्व तक ले जाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और बहुत सारे पहलुओं में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत के सरकार के विभिन्न विभागों के साथ, और बहुत सारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं और आईआईटीज़ हैं, उनके साथ मिलके हम एआई को कल्चर के पूरे लैंडस्केप का एक इंटेग्रल हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से कहे विवेक जी कि जब एआई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसा आपने कहा कि हेरिटेज जैसे जो डीप इमोशनल कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स हैं, वो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी लिंक्ड डोमेन में एक तरह से लाया जा रहा है। क्या इसको इस तरह से समझें? और जब हम लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सरकार ये बात कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि वही बन चुकी है और उसके बिना डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा है, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए। क्या कि लैंग्वेज जैसे सड़क कम्युनिकेशन का साधन है, आने जाने का साधन है, वैसे ही लैंग्वेज बहुत सशक्त कम्युनिकेशन का साधन है। हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी सोसाइटी में अगर हम अपना संदेश देना चाहते हैं तो वो सोसाइटी की लैंग्वेज के माध्यम से ही दे सकते हैं। चूँकि लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है और भारत की हेरिटेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, और हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स में, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में भारत में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, भारत में इंस्क्रिप्शंस पाई जाती हैं। और भारत का जो विचार है, जो सनातन विचार है, वो इसी भाषा के स्वरूप से और स्क्रिप्ट के स्वरूप से ही सदियों तक चला आया है। उसको संजोने में और उस मैसेज को निकाल के भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचाने में और इस मैसेज को पूरे विश्व में ले जाने के लिए एआई का उपयोग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही 65 से ज़्यादा वेबसाइट हैं जिनमें बहुत सारी नॉलेज की रिपॉजिटरी है। भारत का वैदिक हेरिटेज का पोर्टल, मेरा गांव मेरा धरोहर पोर्टल, ज्ञान भारतम का पोर्टल जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स का डेटाबेस है, हमारी विभिन्न म्यूज़ियम्स, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, उनका डेटा है। अब एआई का उपयोग करके अगर हम इस डेटाबेस में से जो जानकारी हमारे नागरिकों को चाहिए वो इजीली सर्चेबल कर दें, उनकी जो भी क्वेरी है उसका हम आंसर दे पाएँ,
और साथ में जो हमारी एंशंट हेरिटेज है, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज है, चाहे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेरिटेज है, चाहे हमारी स्मृतियों की हेरिटेज है, उसको हम संजो के हम एआई के उपयोग से एक बड़े आसान तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, नई जनरेशन है, उस तक अगर हम लेके जा पाते हैं तो हम इस लेगेसी को बहुत चिरस्थायी बना पाएंगे और उसका सही उपयोग भारत के समाज में और विश्व में भी हो पाएगा। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि अब ये म्यूजियम ऑब्जेक्ट से बढ़कर जो लिविंग नॉलेज है उसके रूप में परिवर्तित हो रहा है एआई के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए। जब भाषणी जैसे प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं विवेक जी, तो ये साबित हुआ है कि अब ये रियल टाइम ट्रांसलेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेशन का एक बड़ा टूल बन रहा है। कैसे हम समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो एक तरह से इंग्लिश फर्स्ट डिजिटल वर्ड से बाहर थे, कल्चरल इवेंट्स और पब्लिक आउटरीच में किस तरह से योगदान है? देखिए, बहुत सारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत ने इनिशिएट किया है, जिसमें भाषणी भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें भारत की 22 लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सीधा टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हो सकता है और टेक्स्ट टू वॉइस और वॉइस टू टेक्स्ट का भी फीचर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में है। इसका हमने उपयोग कल्चरल असेट्स के साथ इंटीग्रेट करने में किया, पर हमने ये भी किया कि जो भाषणी की जो इनोवेशन हुई और भाषणी का जो शक्ति है और ताकत है, उसको जो बाकी की इनोवेशन हो रही है, वो चाहे भारत जेन कर रहा है, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं, जो हमने एक ज्ञान सेतु करके कंपटीशन किया, हैकाथॉन किया, उसमें 4 स्टार्टअप्स हमारे साथ काम कर रहे हैं जो इस पावरफुल टूल को फर्दर एआई का उपयोग करके कैसे हम और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम इस टूल का उपयोग मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिटन हेरिटेज पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज़ हैं जिनको समझाने में भाषा एक बैरियर होती थी, उस बैरियर को भी हम ब्रेक कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है जिसमें भारत की भाषाओं, विश्व की भाषाओं का जो बैरियर है वो ख़त्म हो रहा है, और साथ में जो हम कंबाइंड वर्क कर रहे हैं, जो अलायंस बिल्ड करके हम एआई के बाकी टूल्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे भारत में एक बहुत पावरफुल यूज़ केस और मॉडल हम बिल्ड कर पा रहे हैं जो विश्व के लिए एक एग्जाम्पल की तरह सिद्ध होगा। तो बिल्कुल, और आप लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो सबसे वल्नरेबल हेरिटेज हमारी ट्राइबल और ओरल लैंग्वेजेस हैं। इन्हें आप कैसे बताएंगे कि एआई इन भाषाओं को कैसे प्रिजर्व कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, और डिजिटल साइलेंस से डिजिटल प्रेजेंस की ओर कैसे ले जाया जा रहा है? देखिए, एआई का एक बड़ा उपयोग डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन में भी है। बहुत सारी डायलेक्ट्स और बहुत सारी भाषाएं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, उनका अब आगे चल के स्क्रिप्ट का निर्माण होना, उनका यूनिकनेस मेंटेन होना और उनको हम डॉक्यूमेंट कर पाएँ उन डायलेक्ट्स को ढंग से, उसमें एआई का उपयोग बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर उन भाषाओं को बोलने वाले जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो राजभाषा है और उनकी जो अपनी भाषा है, उनके साथ जो संपर्क स्थापित होना है और जो बैरियर को ब्रेक करना है, उसमें हम एआई का उपयोग अब कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में होगा। एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम जब जोड़ के हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो बहुत सारी जो बाधाएं पहले हमें समझ में आ रही थी कम्युनिकेशन में, प्रिजर्वेशन में, नॉलेज डिसेमिनेशन में, वो बाधाएं अब हम ब्रेक कर पाएंगे। और इसका जो सकारात्मक पहलू है एआई का, उसको सही तरीके से हम अपने कल्चरल रिनासेंस, जो हम भारत की सभ्यता है, भारत की सनातन सभ्यता है, उसका संदेश ना केवल भारतीयों तक पहुंच पाएगा बल्कि पूरे विश्व तक वो जा पाएगा। बिल्कुल। और कुछ क्रिटिक्स विवेक जी ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन को डाइल्यूट कर देती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे हम ये समझें कि कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि एआई प्रिजर्वेशन करे, डिस्टॉर्शन ना करे? ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी तेज़ी से अपना जो डेटा लेक है, जो डेटा बेस है, उसमें हम अपने नॉलेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर पाएँ। अगर हमने अपने नॉलेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लिया, हमने अपनी भाषाओं को और डायलेक्ट्स को, उन कम्युनिटीज़ के जो नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया और ये डेटा इंटीग्रेट होके भारत का अपना डेटा बन गया, तो डिस्टॉर्शन संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि डिस्टॉर्शन तब होती है जो मूल जो आधार है,
जो नॉलेज का, उसके अलावा अगर कहीं कॉपीड नॉलेज बेस के ऊपर एआई का टूल यूज़ होता है या टेक्नोलॉजी का टूल यूज़ होता है तो डिस्टॉर्शन होता है। अगर हम तेज़ी से इस सेक्टर में काम करेंगे और अपना नॉलेज बेस स्ट्रेंथन करके, अपना नॉलेज पूल और डेटाबेस हम मजबूत करके अपना सेटअप बना लेंगे तो डिस्टॉर्शन की संभावनाएं आगे कम होती जाएंगी। बस दो और पहलू हैं जिन पर आपसे बात करनी है। एआई एक तरह से सिर्फ कल्चर नहीं है, नॉलेज एक्सेस को भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटाइज कर रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस में जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं या फिर रिसर्च को लेकर बात करते हैं तो एआई का रोड मैप क्या है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या थी रीजनल लैंग्वेजेस में साइंसेज और मैथमेटिक्स को पढ़ाने की, वो ये थी कि टर्म्स की ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हो पाती थी और जो बहुत सारे फार्मूला बेस्ड वर्क था उसमें कई बार ये लगता था कि एक पर्टिकुलर भाषा में ही हम उस काम को कर सकते हैं। जब हमारा बहुत अच्छा सेटअप नॉलेज डिसेमिनेशन का ट्रांसलेशन के साथ उपलब्ध हो गया तो अगर ये बैरियर तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा और आने वाले समय में भाषा एक ऐसा टूल हो जाएगा जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होगा, ये नहीं होगा कि किसी एक भाषा का वर्चस्व दूसरी भाषा पे रहेगा। तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज अपनी मातृभाषा में किसी भी प्रकार की जो नॉलेज है विश्व की और देश की, उसको ग्रहण कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे हो सकता है। यानी नॉलेज सिर्फ इंग्लिश गेटेड ना रहे बल्कि सबके लिए हो, इसकी बहुत बड़ी कोशिश। हाँ, क्योंकि ये इससे ऑटोमेटिकली जब हमारा भाषणी जैसा टूल डेवलप हो गया, जब हमने अपने नॉलेज के सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लिया, एक ये भी समस्या थी कि जो हमारी अपनी भारत की एंशिएंट नॉलेज थी वो मॉडर्न नॉलेज सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी। और कई बार ये था कि जो किसी भी फॉर्मूला का या किसी भी साइंटिफिक आयाम का हम उद्गम मानते थे, वो वास्तव में सही उद्गम नहीं था। उसका उद्गम बहुत प्राचीन काल में भारत में पहले से ही था। चूँकि वो नॉलेज हमने अपने सिस्टम में बिल्ड इन नहीं की थी तो दुनिया को ये लगता था कि ये ज्ञान कहीं और बाहर से आया और फिर उस ज्ञान को भारत में लाया गया, जबकि वो ज्ञान की परंपरा भारत में प्राचीन काल से पूर्व में ही विद्यमान थी। तो जब हम इस खाई को पाट रहे हैं और इस नॉलेज सिस्टम को हम अपडेट करते जा रहे हैं तो ये जो धारणाएं थी ये भी टूटेंगी और जो ये गैप था नॉलेज में वो भी ख़त्म होगा। और विवेक जी, हम कल्चर की बात कर रहे हैं। कल्चर सिर्फ हेरिटेज नहीं है, लाइवलीहुड भी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो आर्टिस्ट है, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं या फोक आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिक टूल बने, वो भी एम्पावर्ड टूल बने? कैसे कोशिश हो रही है इसके लिए? देखिए, जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो चाहे क्राफ्ट के हों, विजुअल आर्ट्स के हों या परफॉर्मिंग आर्ट्स के हों, उनके लिए दोनों पहलू हैं। हम अपने क्रिएटिव असेट्स को एआई के माध्यम से एक तरफ से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, दूसरी तरफ हमारे को जो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी करना है। तो एआई का जो रेगुलेशन का पहलू है वो इस विधा के लिए और इस तरह के क्रिएटिव आर्ट के लिए और क्रिएटिव इकॉनमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो जहां हम एआई का उपयोग की बात कर रहे हैं कि हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं और क्रिएटिव इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन है और एआई का रेगुलेशन है, उस एस्पेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे ये ना हो कि जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, जो हमारे देश की और हमारी कम्युनिटीज़ की क्रिएटिविटी है, उसकी कोई कॉपिंग हो जाए और उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो मेंटेन ना हो पाए। तो दोनों ही इसके पहलू हैं जिन पे दोनों पे काम करने की आवश्यकता है और हम बहुत जागरूक होकर दोनों पक्षों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब संक्षेप में मैं 2-3 चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो एक सवाल में ही कवर करूंगी। विवेक जी, पॉलिसी सिग्नल्स और जो एक तरह से बजटरी प्रायोरिटीज़ हमने देखी हैं उसमें क्लियर मैसेज था कि टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं। तो कल्चर और एआई के इंटीग्रेशन में ये सोच कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, पहला। दूसरा, जो ग्लोबल डिबेट्स में हम देखते हैं कि ट्रस्ट, बायसनेस और ऑथेंटिसिटी को लेकर काफ़ी बड़े कंसर्न्स रहे हैं, भारत कैसे इंश्योर कर रहा है कि एआई इंडिया वैल्यूज़ और डाइवर्सिटी और एथिक्स को रिफ्लेक्ट करे, ना सिर्फ कोडेड फॉर्म में बल्कि कॉन्शियसली हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि सारी चीज़ें प्रिजर्व भी हों और हर चीज़ हम साथ लेकर चलें। और एआई जैसे
समिट का जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, भारत की तरफ से क्या मैसेज है दुनिया को ग्लोबली? देखिए, जो मूल सोर्स है, अगर हम उसको इग्नोर करके और उसको अनोनिमस करके एआई के टूल को बना देंगे तो उस मूल सोर्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वो मूल सोर्स चाहे ह्यूमन हो, वो मूल सोर्स चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हो, वो मूल सोर्स हमारा मॉन्यूमेंट हो, मूल सोर्स वो इंस्क्रिप्शन हो, वो मूल सोर्स कोई नॉलेज सिस्टम हो जो हमारे को प्राचीन काल से मिला हुआ है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो ह्यूमन फेस, वो मूल जो जिसकी अवधारणा है, जिसने दी है, जहाँ से आई है, उसको हम साथ में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी एआई के टूल से आंसर आ रहा है या सर्च हो रही है या जो हम उसकी लिंग्विस्टिक एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसमें हम जो मूल अवधारणा है और मूल जो उसका सोर्स है उसको हम ऑब्लिटरेट करने की जो कोशिश है उसको हम नहीं होने दे रहे और उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। जिससे जो ये डर है कि एआई के आने से कहीं हमारा ह्यूमन फेस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो मूल अवधारणाएं हैं वो कहीं ना चली जाएं, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट हों। और जैसे मैंने पूर्व में कहा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे क्रिएटिव इकॉनमी के भी प्रोटेक्ट हों। बिल्कुल। तो यानी ग्लोबल मैसेज ये है कि भारत के लिए एआई सिर्फ पावर का नहीं, एक पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा टूल है और यही मैसेज कहीं ना कहीं आपके ज़रिए दुनिया को भी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने हमसे बातचीत की और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।